नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम लगातार इन क्लासेस का आनंद लेते जा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यदि आप ईसीसी कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आपका थर्ड पेपर है जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों, इसका फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू कर दिया था, भौतिक सुविधाएं एवं अधिगम सामग्री। मैंने नाम बताया था कि प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा केंद्र का आयोजन एवं प्रबंधन, ये थर्ड पेपर होता है। इसका कोड होता है 441 और प्यारे विद्यार्थियों इसका चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है भौतिक सुविधाएं एवं अधिगम सामग्री चल रहा था। इसके 3-4 पार्ट आ चुके हैं। हो सकता है ये सेकंड लास्ट आपका पार्ट हो, एक आध और पार्ट आपके होंगे और ये चैप्टर हम एक अच्छी तरह से भली भांति तरीके से इसको पूरा कर पाएंगे। और याद रखना, जो प्रत्येक विद्यार्थी ईसीसी कर रहा है उसने यदि तन मन से मेरी बातों को भी सुन लिया, तब प्यारे विद्यार्थियों आप एक एक बात को एक सटीकता के साथ लिख पाओगे और परीक्षा में वही आपके सर्वोत्तम अंक तक पहुंचाने के आपको मदद करेगा। तो आपको क्या करना है, एक एक चीजें समझनी है कि प्रारंभिक बाल देखरेख केंद्र क्या होता है। इस केंद्र में हमको हमने देखा भीतरी हमको कैसे आयोजन करना है, हमें प्रबंधन कैसे करना है बाहरी ओर, इसके अलग हमारे गोल किनारे होने चाहिए। फर्श आपका प्यारे विद्यार्थियों कैसा होना चाहिए, आपके पर्यावरण के अकॉर्डिंग वहां आपको प्रबंधन करना है। कोई पुरानी बिल्डिंग आप बना सकते हैं। यानी प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में अधिक पैसे की जरूरत नहीं है, बस आपको भैया स्थानीय लोगों की मदद लेनी है और वहां के वातावरण के अनुकूल आपको क्या करना होता है, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना होता है। इतनी बातें हम देख रहे थे। चलिए, सबसे पहले भौतिक सुविधाओं वाला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा, जल्दी से मुझे बता दो। सबसे पहले डेफिनेशन हमने पढ़ी पार्ट फर्स्ट में कि क्या है प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र। इसके बाद सेकंड नंबर पर इसके उद्देश्य क्या है, ये हमने देखा बेटा। इसके बाद हम कैसे किस स्थान की पहचान करें, किस स्थान पर हम प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र खोलें, इसकी हमने चर्चा करी थी। जहां पहुंचने में आसानी हो, जहां पर परिवेश की स्वच्छता रहती हो, जहां बच्चों की सुरक्षा रहती हो, खेल कूद के लिए खुला स्थान मिल सके, इन सभी जगहों को हमें ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र का क्या करना है भैया, निर्माण करना है। फिर हम देखे बाहरी स्थान का प्रबंधन कैसे करना है। पार्ट 2 की तरफ हमने वीडियो बनाई है जो यूट्यूब पे जाके आप निःशुल्क देख सकते हैं विद्यार्थियों। बाहरी स्थान का प्रबंधन कैसे करना है कि खेलने और दौड़ने के लिए खुला स्थान हो, इस प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के आपके खेल उपकरण मौजूद हो। नहीं है तो पैसे मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भैया वहां पर झूले डलवा दीजिए, मिट्टी डलवा दीजिए, पानी की व्यवस्था कर दीजिए ताकि बच्चे खेलते रहें। चार दीवारी है प्यारे विद्यार्थियों, आपकी चार दीवारी लगानी है लेकिन सुरक्षाओं के साथ लगानी है। बाढ़ नहीं लगाने हैं, कांटे नहीं लगाने हैं, ऐसी चार दीवारी नहीं करनी जो बच्चों को चोटिल कर दे। इसके बारे में भी चर्चा करी थी। फिर प्यारे विद्यार्थियों हमने अगले दिन जो थर्ड हमारा पार्ट आया वीडियो, उसमें हमने देखा कि भीतरी स्थान का प्रबंधन कैसे करना है, कि जो भवन है वो बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, उसका चुनाव कैसे होने चाहिए, ऐसी हो कि सबके लिए सुगम हो बिल्डिंग। बिल्डिंग के दरवाजे हैं वो चौड़े होने चाहिए, खिड़कियां हैं वो नीचे होनी चाहिए, जो दीवारें हैं बिल्डिंग की उनके जो कोने हैं वो गोल होने चाहिए। और प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, स्थानीय लोगों की मदद लेनी है, इन सब की चर्चा कर ली थी हमने। फर्श है, ये फर्श प्यारे विद्यार्थियों जमीन की सतह से फर्श की ऊंचाई 1 फुट होनी चाहिए। बारिश का पानी भरे तो 2-3 फीट ऊंची रख दे। दीवारें कैसी होनी चाहिए, दीवारें आपके मौसम के अनुकूल होनी चाहिए। जहां पर भयंकर गर्मी पड़ती है, हो सकता है बिल्कुल वहां पर आप मिट्टी की फर्श रख सकते हैं ताकि ज्यादा हमारी गर्म नहीं हो, समझ रहे हो। जहां तूफान आंधी आते हो वहां पक्की छत बनानी है ताकि बच्चों को दीवारें पक्की बनानी है, बच्चे चोटिल नहीं हो। छत कैसी होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला पार्ट फिर हमने एक और लेकर के आई जिसमें हमने देखा भीतरी स्थान का अब आज हमारा उपयोग किस तरह से करना है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार जितने भी विद्यार्थी इस क्लास से जुड़ लिए हैं और जिन्होंने पहले पार्ट जाके नहीं देखे हैं, एक बार जाके देख लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमको पढ़ना क्या है और किस तरह से लिखना है। मैं पुनः कह देता हूं, लकीर का फकीर नहीं बनना है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि जो मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं वही एज इट इज लिखना है, बस अपनी सोच को, अपने माइंड को डेवलप करना है। मैं जो बातें बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, वो एक एक बात धन मन से आप सुनेंगे तो अपने हिसाब से आप सारी बातें लिख देंगे और जब लिखेंगे तो समझ लेना प्यारे विद्यार्थियों आपके मैक्सिमम अंक यहां पर आने वाले हैं। चलिए, क्योंकि आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में उसी चैप्टर को आगे हम बढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपको याद रखना भीतरी स्थान का उपयोग किस तरह से करना है ये हम देखने वाले हैं। भीतरी स्थान का उपयोग,
अब भीतरी स्थान का उपयोग क्या है, एक बार मुझे आप बता दीजिए बेटा। यानी प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र है, उसके अंदर आपका जो भीतरी स्थान है उसका उपयोग किस तरह से करना है, इसकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूं। मानिए कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र है और इनको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, मुझे एक बात बता दो। क्यों हम इनका उपयोग कर रहे हैं गुरुजी, हमें जरूरत कहां पड़ गई है इनका उपयोग करने की? तो बेटा याद रखना, एक तो बच्चों को एक्टिविटी करानी है, तो क्रियाकलाप कराने हैं बच्चों को, उसके लिए हमें क्षेत्र की जरूरत होगी। एक क्षेत्र आपके रसोई के लिए होगा ताकि बच्चों के लिए एक पर्याप्त मात्रा में आपका क्या जाए, भोजन जाए, पौष्टिक आहार जाए। और भैया बच्चों के लिए एक शौचालय का भी आपको क्या करना है, निर्माण करना है। तो क्रियाकलाप क्षेत्र, रसोई क्षेत्र और शौचालय क्षेत्र हैं, इन पर भी तो आपको भीतरी स्थान का उपयोग करना है, इनका भी तो निर्माण करना है। तो क्रियाकलाप क्षेत्र क्या है, सबसे पहले मैं लेके चल लेता हूं। क्रियाकलाप क्षेत्र क्या होता है, एक बार मुझे बता दीजिए। जैसे कि मैंने लिख दिया क्रियाकलाप क्षेत्र। क्रियाकलाप क्षेत्र, अब क्रियाकलाप क्षेत्र का मतलब क्या है, आपको एक बार यह समझना है। क्रियाकलाप क्षेत्र का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि क्रियाकलाप क्षेत्र का उपयोग बच्चों के साथ साथ उनकी जो विविध क्रियाएं होती हैं उनको करवाने के लिए, बच्चों को पेंटिंग कराने के लिए, चित्र बनवाने के लिए, रंग भरवाने के लिए, खिलौनों से खेलने के लिए, पहेलियों को बुझाने के लिए और अलग अलग तरह की एक्टिविटी करवाने के लिए हमें जिस क्षेत्र का हमें चुनाव करना है वो क्षेत्र कौन सा होगा, क्रियाकलाप क्षेत्र होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है। और यदि हमारे पास पर्याप्त स्थान है तो अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए हमने अलग अलग एक्टिविटी क्षेत्र बना दिया। मान के चलो हमारे पास काफी स्पेस है, तो ऐसी स्थिति में हमने बच्चों की उम्र के हिसाब से गेम डिसाइड कर दिए कि छोटे बच्चे हैं वो सतोलिए का गेम खेलेंगे, बड़े बच्चे हैं वो बास्केटबॉल खेलेंगे, उनसे भी बड़े बच्चे हैं अब क्रिकेट का भी क्या भैया गेम खेल सकते हैं। तो विभिन्न तरह की आयु वर्ग के आधार पर यदि जगह ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की एक्टिविटी करवा सकते हैं। यहां तक कि बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की क्रियाएं भी कराई जा सकती हैं। संगीत में कोई बच्चा रुचि रखता है तो संगीत का क्षेत्र का भैया उसको एक्टिविटी कराई जाए, कोई खेल में रखता है तो खेल की एक्टिविटी करी जाए, कोई पेंटर बनना चाहता है, पेंटिंग में रुचि रखता है तो चित्रकारी क्षेत्र से संबंधित एक्टिविटी करानी है, कोई बच्चा खेलना चाहता है तो उसको खिलौना आपको दे देना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग कार्य आपको निर्धारित यहां पर करने होते हैं, याद रखना। इतना ही नहीं, मान के चलो जगह कम है गुरुजी, उसमें ये सारे काम कैसे करेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, आजकल आपने देखा होगा क्रिकेट की प्रैक्टिस करने वाले नेट लगा के रखते हैं। एक ही मैदान है लेकिन प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों की संख्या सैकड़ों में होती है। एक ही मैदान पर सैकड़ों खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी तरीके को हमको अपना लेना है। यदि एक्टिविटी करा रहे हैं, काफी जगह नहीं है प्यारे विद्यार्थियों और ज्यादा जगह है तो पर्दे लगा लो ना उसमें। पर्दे लगाने के बाद प्यारे विद्यार्थियों आपके हिस्से बट जाएंगे और उन हिस्सों में प्यारे विद्यार्थियों मान के चलो गुरुजी पैसा नहीं है, पर्दे कहां से लाएं? अरे पर्दे मत लाओ मेरे भाई, पुरानी कोई साड़ी है, कोई पुराने कपड़े हैं, उनका उपयोग कर लो और उपयोग करने के बाद आप जगह बांट लीजिए, अलग अलग एक्टिविटी करवा दीजिए। मान के चलो कि गुरुजी कपड़े नहीं है तो पुरानी चटाई पड़ी होगी, कोई पुरानी बोरियां पड़ी होंगी, पुरानी टाट की प्यारे विद्यार्थियों पट्टी पड़ी होंगी, इनका आप उपयोग करें। एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि अलग अलग समूह में बच्चे एक एक्टिविटी कर सकें और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे का ध्यान नहीं भटकाए। हमको ये पट्टियां क्यों लगा रहे हैं? ताकि बच्चे अपने खेल पर फोकस करें। कहीं एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और वो उसकी नजर चली गई है कि एक बच्चा बास्केटबॉल से कैसे खेल रहा है, प्यारे विद्यार्थियों उसका जो ध्यान है वो भंग हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, इन जो अलग अलग एक्टिविटी है इनके बीच में पर्दा हमको डालना होता है ताकि बच्चे अपने ध्यान को संकेंद्रित कर सके हैं। याद रखना, एक जगह अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें। तो क्रियाकलाप क्षेत्र में क्या क्या बातें लिखनी है? सबसे पहले तो आपको बच्चों को क्या करवानी है भाई? बच्चों को क्रियाकलाप, और क्रियाकलाप भी कैसे हैं मेरे भाई? क्रियाकलाप जैसे कि मान के चल लेते हैं बच्चों को सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि चित्र बनाने यानी पेंटिंग करने। दूसरे नंबर पर रंग भरवाने। तीसरा खिलौनों से खेलने। साथ में कोई और भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई पहेलियां बुझाना।
कोई पहेलियां बुझाना, ये एक्टिविटी होती है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना इनके लिए किया जाता है। बच्चों को क्रियाकलाप करवाने हेतु पर्याप्त क्षेत्र आवश्यक है। ठीक है गुरुजी, ये क्षेत्र आवश्यक है, आपकी बात हमने मान ली है। ठीक है, लेकिन क्या इसमें और हम कुछ नयापन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नयापन आप ये कर सकते हैं कि आयु वर्ग के आधार पर, आयु वर्ग के आधार पर वर्ग क्षेत्र का या फिर क्रियाकलाप क्षेत्र का निर्धारण भी आप कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? यानी बच्चे की आयु के अकॉर्डिंग आपको गेम का क्या करना है, निर्धारण करना है प्यारे विद्यार्थियों। इन बातों को आपको याद रखना है। इतना ही नहीं, अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी आप करवा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उनके लिए अलग अलग कार्य क्षेत्र भी आप निर्धारित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आपके पास अधिक जगह है तो हम पर्दे डाल करके अलग अलग हिस्सों में उसे बांट देंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको भी लिख लेते हैं एक बार, इसको भी एक बार लिखवा देता हूं ताकि आपके काम की बात है बेटा। चलिए चलिए इस बात को भी एक बार लिख लेते हैं कि यदि क्रियाकलाप के लिए, यदि क्रियाकलाप के लिए अधिक क्षेत्र उपलब्ध है, अधिक क्षेत्र उपलब्ध है, क्रियाकलाप के लिए अधिक क्षेत्र, काफी जगह यदि हमारी मौजूद है, तो हम पर्दे डाल करके, तब हम क्या कर सकते हैं? पर्दे डाल करके क्या कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों? अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग, यानी अलग अलग हमें कार्य करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों अब हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग कार्य क्षेत्र बना सकते हैं। याद रखना, अलग अलग हिस्सों में उसको बांट सकते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से मुझे बता दो मेरे भाई, इतनी बातें किस किस विद्यार्थी को समझ में आ गई हैं? ये बातें यदि आप सबको समझ में आ गई हैं तब तो आपका कल्याण होने वाला है। एक एक बात आपके दिमाग में बैठ गई तो समझ लो मैक्सिमम अंक आपके यहां पर आने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब आपको यह याद रखना है ये पर्दे किस प्रकार के हो सकते हैं। याद रखना, मान के चलें कि ये पर्दे हैं, ये पर्दे किस प्रकार के होने चाहिए, तब आपको लिख देना है कि ये पर्दे किस किस के होने चाहिए। जल्दी से बताओ। कोई टाट, आपके पास कोई बोरी, आपके पास कोई साड़ियां। मैं ये नहीं कह रहा नई साड़ियां लेकर के आओ, पुरानी साड़ियों से भी काम चल जाएगा बेटा, है ना, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ में कोई चटाई है प्यारे विद्यार्थियों, वो भी यहां पर काम आ जाएगी। याद रखिए, कोई भी चटाई है इत्यादि। हो सकते हैं ताकि अलग अलग क्षेत्र में हो रही क्रियाकलापों से बच्चों का ध्यान भंग नहीं हो। इतनी बात समझ में आ गई क्या? वही बात है, कैसे भी लिख सकते हैं इसको प्यारे विद्यार्थियों। इन पर्दों का प्रयोग, पर्दों के रूप में किसका प्रयोग करना है, क्यों करना है? ताकि बच्चों का ध्यान भंग नहीं रहे, बच्चे हैं वो संकेंद्रित रहे प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना, ठीक। अब क्षेत्र विभाजन के लिए हमें खाने वाले हल्के रैक हो सकते हैं, या फिर चल श्याम पट्टी जिसे आप बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसे आप बोलते हैं ब्लैक बोर्ड्स,
उनको भी काम में ले सकते हैं। मान के चलो दरी नहीं है तो ब्लैक बोर्ड रखे हैं आपके स्कूल में, ब्लैक बोर्ड लगा दो साइड में मेरे भाई, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और यह सुनिश्चित कर लेना महत्वपूर्ण होता है कि विभाजकों से कमरों में आवागमन में बाधा नहीं हो। यानी आपने बीच में दरी लगा दी, पट्टी लगा दी, इस तरह से लगा दी कि बच्चे हैं वो स्कूल में अपने रूम में अपने प्यारे विद्यार्थियों कक्षा में घुसने से अब क्या हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं। तो ऐसा प्रयास आपको नहीं करना है। साथ में मान के चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको यदि अधिक स्थान उपलब्ध नहीं है, मान के चले कि कोई भी प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र है गुरुजी और उसमें अधिक स्थान नहीं है, तब क्या करें? तब हम सभी आयु वर्ग के बच्चों को उसी क्रिया क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं और सभी सामूहिक एक्टिविटी, सामूहिक क्रियाकलाप कर सकते हैं, उनका विभाजन कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि इस टाइम ये हमारे बड़े बच्चे खेलेंगे, इस टाइम छोटे बच्चे, या तो समय अलग अलग निर्धारित कर दीजिए या एक ऐसी एक्टिविटी कराइए कि सभी बच्चे एक साथ कर सकते हैं, समूह में बारी बारी से क्रिया क्षेत्र का प्रयोग कर सकें। अर्थात एक समूह अंदर काम करे तो दूसरा समूह वही क्रिया बाहर कर ले, बस याद रखना। यानी एक समय पर दो आपने ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप अंदर काम कर रहा है तो एक ग्रुप आपका बाहर काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में कब करना है? जब हमारा अधिक स्थान नहीं है, प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में अधिक स्थान नहीं है और भीतरी स्थान में अधिगम सामग्री है, उपकरण के भंडार के लिए गहरी अलमारियां और अपने खाने होने चाहिए, याद रखना। मान के चलो प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र आपने बना दिया, अब उसमें प्यारे विद्यार्थियों बच्चे अपने उपकरण तो रखेंगे। मान के चलो कोई बच्चा बैडमिंटन खेलता है तो बैडमिंटन को कहां रखेगा, बैट बॉल को कहां रखेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों भीतरी स्थान में आपके अधिगम सामग्री और उपकरणों के भंडारण के लिए हमें अलमारियां होनी चाहिए और प्यारे विद्यार्थियों आपके खाने होने चाहिए ताकि उनमें हम अधिगम सामग्री, खिलौने, कोई बाह्य यंत्र है, उन सबको हम रख सकें ताकि बच्चे देखें और प्यारे विद्यार्थियों जब मन करे तब उनका वो क्या कर ले, उपयोग कर ले। इसका मतलब क्या है कि हमको एक जो प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के अंदर का जो माहौल है उसको रोचक बनाना है प्यारे विद्यार्थियों। और याद रखिए रोचक बनाने के लिए हम कई तरह के काम कर सकते हैं। वो कौन कौन से काम होंगे उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले इन बातों को लिख सकते हैं। कौन कौन सी बातें लिख सकते हैं, एक बार इनको नोट कर लीजिए मेरे भाई। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं, मान के चलिए कि प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा जो हमारा केंद्र है, इस शिक्षा केंद्र में स्थान, इसमें क्रियाकलाप क्षेत्र के लिए क्षेत्र हेतु और क्रियाकलाप क्षेत्र के लिए प्यारे विद्यार्थियों दो ऑप्शन में यहां पर बना देता हूं कि पर्याप्त स्थान है एक्टिविटी कराने के लिए और एक मान के चल लेते हैं कि पर्याप्त स्थान नहीं। मान के चलिए कि कोई भी आपका प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र है, उसमें आपका पर्याप्त स्थान है। तो पर्याप्त स्थान के लिए तो प्यारे विद्यार्थियों में सारी बातें बता चुका हूं। पर्याप्त स्थान है तब आपको ये सारी एक्टिविटी करा देनी है, अलग अलग क्षेत्र करा देते हैं। लेकिन पर्याप्त स्थान नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि ऐसी स्थिति में सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका सामूहिक उपयोग करेंगे, सामूहिक क्रियाकलाप का विभाजन कर देंगे। क्या करेंगे? सामूहिक क्रियाकलाप का विभाजन, सामूहिक क्रियाकलाप का विभाजन। ये क्या है? इसका मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि एक ही समय पर, इसका मतलब है दो समूहों में बच्चों को बांटकर एक ही समय पर बाहर व अंदर क्रियाकलाप करवाना। समझ में आई बात? इसका मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि एक ही समय पर आपने क्या किया है, दो बच्चों के दो समूह बांट दिए और एक ही समय पर जगह की कमी है हमारे पास, तो हमने क्या किया, समूह बना करके बच्चों के एक्टिविटी हमने करवा दिए हैं। बस ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गई क्या बात? चलिए मेरे भाई
अब हम नोट करके लिखेंगे कि भीतरी स्थान को हमें रोचक बनाना है प्यारे विद्यार्थियों। तो भीतरी स्थान को रोचक बनाना है, ठीक, नोट करके लिख लीजिए, भीतरी स्थान को रोचक बनाना। नोट, जो प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र है उसके भीतरी स्थान को क्या बनाना है, रोचक बनाना। और किस तरह से रोचक बनाना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको रोचक बनाना पड़ेगा। और रोचक इसलिए बनाना पड़ेगा कि एक बच्चा है जब प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र की तरफ आएगा तब प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से आपको माहौल बनाना है एक बच्चे को, ताकि बच्चा हमारा देखता रहे प्यारे विद्यार्थियों, एक एक चीज को समझता रहे। समझ में आई मेरी बात? यानी क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये जो दीवारें हैं और जो विभाजक हैं इनके केंद्र को बच्चों के द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं, बच्चे ने कोई जैसे पेंटिंग में रुचि रखता है तो आपने जो ये दीवार बनाई है बच्चों के खेलने के लिए कि क्रिकेट वाले बच्चे इधर रहे, बैडमिंटन वाले इधर रहे, ये इधर रहे, तो उनके बीच की दीवार है, इन दीवारों पर बच्चों की पेंटिंग को टांग दीजिए। आप शिल्प सामग्री है उसको एक बार टांग दीजिए और दीवारों के नीचे का जो आधा हिस्सा है उस पर पेंटिंग कर दो, काले रंग से उसको रंगवा दो ताकि बच्चे उसका श्याम पट्ट की तरह उपयोग कर ले। मान के चलो आपने कोई दीवार बनवा दी है और प्यारे विद्यार्थियों वो दीवार है उसको अब क्या करें, काले रंग से पिटवा, आप उस पर कलर करवा दो। बच्चों की आदत होती है, उनके हाथ में पेंसिल आती है, वो तो लिखना शुरू कर देते हैं, तो अच्छी बात है ना। आपका यदि काले कलर से बनवा दिया इसका मतलब श्याम पट्ट बना दिया आपने, और श्याम पट्ट को तो साफ करना आसान होता है, बच्चे उस पर लिखेंगे तो भैया उनके कौशल का विकास होगा। बच्चों के लिए वायु संचरण की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छता की व्यवस्था होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको याद रखना है। तो भीतरी स्थान के लिए कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है कि दीवारों के विभाजक पर, दीवारों के विभाजक, और ये विभाजक क्या है, ये वही है जो थोड़ी देर पहले आपने कोई पर्दे लगाए थे, आपने कोई बोरी लगाई थी, आपने कोई टाट लगाई थी, आपने कोई चटाई का प्रयोग किया था प्यारे विद्यार्थियों। इन पर प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, दीवारों के विभाजकों पर आपको कोई भी बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र या प्यारे विद्यार्थियों शिल्प, या तो चित्र है कोई विद्यार्थियों या आपका क्या है कोई भी शिल्प सामग्री है, बनाए गए चित्र या शिल्प सामग्री को क्या करना है, ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में तथा विभाजकों के निचले हिस्से को काले रंग से कलर करवाएं ताकि बच्चे इसका प्रयोग श्याम पट्ट की तरह कर सके। श्याम पट्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लैक बोर्ड, ठीक, श्याम पट्ट की तरह कर सके। इतनी बातें किस किस को समझ में आ गई? और जो नालायक इस क्लास को देख रहा है, क्लास को लाइक नहीं करता है, तो याद रखना भैया ऐसी क्लासेज आपको कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं भटक लो, एक बार जाके देख लो, आप सर्च करो पूरे यूट्यूब पर, कोई भी आपको यदि इस तरह से क्लासेज ले रहा है, एक एक चीज आपको समझा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, तो एक बार आप ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद आप आओगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ एक एक चीज आपकी इस तरह से समझाई जा रही है प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनी रहे। तो पुनः कह देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी आपके साथी हैं जो पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों उन तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सबका भला होना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी हमारा पास होना चाहिए प्यारे साथियों। हमें एक दूसरे के अंदर ऐसी भावना नहीं लानी है वो आगे निकल जाएगा, वो निकलेगा, याद रखना ऐसी भावना आ गई तुम्हारे अंदर तो निकल ही जाएगा, ये बात याद रखना, क्योंकि हमारे ऊपर भी तो शक्ति है कोई,
है या नहीं? तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक लाइक कर दिया तो मास्टर के मजे मजे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। तुम्हारे लाइक करने से कुछ नहीं होता है, डिसलाइक करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए तुम्हें एक बार ईमानदार रहना है, एक बार जो बातें बताई जा रही हैं ढंग से पढ़नी है, एक एक बात समझनी है, अपने जीवन को आपको समझना है। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, किसी भी प्रकार की विद्यार्थियों आपको दिक्कत नहीं आएगी। और हम आपके साथ बैठे हैं। पुनः आपसे कह देता हूं, इस क्लास की पीडीएफ कहां मिलती है? शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम है, वहां जाइए, वहां आपको प्यारे विद्यार्थियों इसकी क्लासेज मिल जाएगी। साथ में ही उसमें आपको शिवी एजुकेशन हब हमारी टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। साथ में ही आपको क्या करना है, प्रत्येक विद्यार्थी को गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां हमारा एप्लीकेशन मिलेगा बेटा, और वहां एप्लीकेशन पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से मुझे बता दीजिए। चलिए ठीक है, इतनी बात गुरुजी हमको समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या करना है? इसको रोचक बनाना है। तो रोचक में एक पॉइंट तो लिख दिया कि दीवारों के विभाजक पर हमें क्या कर देना है, ऊपरी हिस्से में तो कोई चित्र टांग देने हैं और नीचे ब्लैक बोर्ड बना देना है। इतनी बात ठीक है, यहां तक बात आपकी समझ में आ चुकी है। तो आ चुकी है, तो अब आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों? अब हमें कुछ दूसरा पॉइंट है, इसकी तरफ भी चलते हैं। और दूसरा पॉइंट कौन सा होगा हमारा? दूसरा पॉइंट होगा प्यारे विद्यार्थियों, जो पिछली बार ईसीसी में आपका प्रश्न पूछा गया था। ये आपको बात याद रखना है बच्चा कि वायु संचरण की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी आपके जो प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में आप जो ये क्रियाकलाप क्षेत्र बना रहे हैं, एक्टिविटी करवाने के लिए जो आपने ये रूम बनवाए हैं, इनमें भैया आपको बीच में वायु संचरण के लिए, हवा लगने के लिए आपको पर्याप्त जगह देना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चे हैं उनको हम कोई गेम खिलवा रहे हैं, इस एक्टिविटी क्षेत्र में बच्चा कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनके पसीने भी तो आने की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में प्यारे विद्यार्थियों आपको दरवाजों और खिड़कियों पर पतले तारों की जालियां भी लगानी होती हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इनको एक बार नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके लिखिए। दूसरा पॉइंट एक बार बना लीजिए। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? दूसरा पॉइंट होगा प्यारे विद्यार्थियों, वायु संचरण की व्यवस्था। अब एक एक बात आप आराम से लिख सकते हैं इसमें, वायु संचरण की व्यवस्था हो, आराम से इसमें 4-5 बातें आप लिख सकते हैं। खुद से आपको एक एक बात समझनी है ताकि कोई तरह का मन में आपको डाउट नहीं रहे। नेक्स्ट क्या लिखनी है प्यारे विद्यार्थियों? प्राकृतिक रोशनी और हवा प्यारे विद्यार्थियों जा सके। अब इसमें आराम से लिख सकते हैं वायु संचरण की व्यवस्था हो। साथ में प्यारे विद्यार्थियों बड़ी आकार की खिड़की लगानी है, बड़ी आकार की, बड़े आकार की खिड़की व रोशनदान, बड़े आकार की खिड़की व रोशनदान का आपको प्रयोग करना है बेटा। ठीक है गुरुजी, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। इनका प्रयोग कर क्यों रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताओ। पतले तारों की जालियों का प्रयोग करें, पतले तारों की जालियों का प्रयोग। ऐसा क्यों प्यारे विद्यार्थियों? पतले तारों की जब जालियां होंगी तो मक्खी और मच्छर इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, यानी मक्खी व मच्छरों से बचाव हेतु। ठीक, इतनी बातें किस किस को समझ में आ गई हैं? एक बार यहां तक मुझे बता दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक आपको सारे डाउट हैं आपके जो क्लियर हो गए होंगे। प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में बिजली आपूर्ति की सुविधा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जल्दी से मुझे बता दो एक बार। बिजली आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली आपूर्ति की व्यवस्था हो। अरे हो या नहीं हो, जल्दी से मुझे बता दो। मान के चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपकी मौसम खराब है, बारिश के दिन है और एकदम चारों तरफ से क्या हो गया है प्यारे विद्यार्थियों, घने बादल छा गए हैं, चारों तरफ काला हो गया है, अंधेरा हो गया है। ऐसी स्थिति में बच्चों को अंदर है, रूम बने हुए हैं, यदि वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है तो कुछ दिखना ही बंद हो जाएगा और बच्चे एक दूसरे के ऊपर भगदड़ मचा देंगे ताकि उनको चोट, प्यारे विद्यार्थियों, चोटिल हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है
प्यारे विद्यार्थियों हमें बिजली का भी प्रयोग करना है, ट्यूबलाइटों का प्रयोग करना है, और गर्म क्षेत्र में जहां प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र बने हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों उनके आमने सामने खिड़की बनाएं ताकि एक तरफ से हमारी ठंडा आए, एक तरफ से हवा आए तो दूसरी तरफ से निकल जाए। समझ में आई? कमरों को ठंडा बनाते हुए चले। तो आज हमने सबसे पहले किसकी चर्चा करी है, यानी हमारा क्रियाकलाप क्षेत्र कैसा होना चाहिए, इसकी हमने चर्चा कर ली है। समझ में आ गई बात? दूसरा हम देख लेते हैं कि आपका रसोई कैसी होनी चाहिए, यानी प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में आपका रसोई जो घर है, ये रसोई घर किस तरह का होना चाहिए, किचन किस तरह की होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, एक बार मुझे बता दीजिए रसोई घर किस टाइप का होना चाहिए। तो रसोई क्षेत्र उस कमरे का हिस्सा होगा जिस कमरे में अन्य सभी क्रियाकलाप आपके क्षेत्र हो अथवा अधिक स्थान उपलब्ध होने की स्थिति से आपके अलग से रसोई घर बनवाया जा सकता है। रसोई घर की 3 मुख्य क्षेत्र में हो सकता है। रसोई के लिए स्थान, बर्तन धोने या मांजने के लिए स्थान होना चाहिए, भंडारण का स्थान होना चाहिए, यानी 3 आपके भैया मुख्य समस्याएं होती हैं रसोई घर में। 3 आपकी बातें हैं जो ध्यान रखी जा सकती हैं। सबसे पहले तो खाना बनाने के लिए यानी रसोई के लिए स्थान हो, रसोई के लिए स्थान, यानी रसोई के लिए स्थान का मतलब है खाना बनाने के लिए उचित स्थान हो। दूसरे नंबर पर बर्तन मांजने या धोने के लिए उचित स्थान हो, बर्तन धोने हेतु उचित स्थान, बर्तन धोने हेतु उचित स्थान। तीसरा भंडारण के लिए स्थान हो, भंडारण के लिए क्या हो, स्थान हो। ये 3 बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसका मतलब रसोई के लिए स्थान है, इसका मतलब क्या है गुरुजी बता दो। यानी रसोई में 2 प्रकार से काम किया जा सकता है। एक तो कोई लोग फर्श पे बैठ के काम करते हैं जैसे हमारी मम्मी करती है, याद रखो आपने गांव में देखा होगा, शहरों में देखा होगा, हमारी मम्मी क्या करती है भैया, अब काफी अवस्था हो गई है तो फर्श पर बैठ जाएगी और पैरों को भैया फैला लेगी और बैठ के आराम से काम करती है। और हमारी कोई भी आपके घर में नववधु आई है, वो नववधु खड़े होकर काम करेगी, आटा भी लगाएगी तो पट्टी के ऊपर लगाएगी। हमारी मम्मी बैठ के लगाती है, याद करो घरों में अपने। तो इस दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 2 तरह से काम कर सकते हैं। फर्श पर भी काम किया जा सकता है और खड़े होकर भी काम किया जा सकता है। तो रसोई के लिए स्थान आप इस तरह से चुने कि दोनों तरह से आपकी व्यवस्थाएं हो। और इस दृष्टि में समुदाय विशेष में प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए आपको रसोई घर बनाना होता है। मान के चलो कि खड़े होकर कोई भी रसोई बनाने की व्यवस्था में कोई कार्यकर्ता के कद का ध्यान रखना है। ठीक, कद का ध्यान किस तरह से रखना है, कद का ध्यान इस तरह से रखना है बेटा कि कोई भी आपके कार्यकर्ता है, मान के चलो कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र है और इस प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में आपका कोई भी रसोई में काम करने वाला जो वर्कर है उसका कद छोटा है, पट्टी आपने ऊपर लगा दी है। अब छोटे बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों वो तो पहुंच ही नहीं पा रहा है पट्टी तक, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको एक पट्टी है वो एक औसत ऊंचाई पर लेकर के चलनी है। थोड़ी देर की और क्लास है बेटाओ, आपको आराम से पढ़नी है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। 10-15 मिनट की क्लास और बची है आपकी, ठीक है। चलिए क्या करना है, मान के चलिए उनकी कद को ध्यान में रखते हुए आपको रसोई घर बनाना है। जिन क्षेत्रों में खाना पकाने और ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला और मिट्टी तेल का प्रयोग होता है वहां केंद्र में रसोई क्षेत्र में चिमनी अवश्य होनी चाहिए ताकि धुआं बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं है किचन में प्यारे विद्यार्थियों आपने जला दिया है कि वहां पर ईंधन के रूप में आप लकड़ी कोयले का प्रयोग कर रहे हैं और धुआं बच्चों के रूम में भर गया है, अब बच्चे परेशान हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो आपका मध्याह्न का जो भोजन होता है, जो आपका दोपहर का जो भोजन होता है, उसे तैयार करने के लिए समुदाय की महिलाओं की सहायता भी आप ले सकते हैं। तो रसोई के लिए प्यारे विद्यार्थियों जो मूल बातें हैं उन पर आपको याद रखना है। सबसे पहले तो 2 तरह से रसोई में स्थान होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए, यानी खड़े होकर भोजन बना सकते हैं, यानी पट्टी लगा सकते हैं किचन में, और एक फर्श पर बैठ करके आप क्या बना सकते हैं, भोजन बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको है बर्तन धोने के लिए उचित स्थान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यानी बर्तन मांजने और धोने के लिए प्यारे विद्यार्थियों हमको रसोई का बाहर का एक ऐसा स्थान चूज करना है जो एकदम रसोई के पास हो, ताकि जो काम कर रहे हैं उसमें बच्चों के लिए भोजन बना रहे हैं वो आसानी से बर्तन धो ले।
और वहां पर प्यारे विद्यार्थियों नल की व्यवस्था होनी चाहिए, भंडारित जल का उपयोग होना चाहिए और वहां से जो गंदा पानी निकल रहा है उसके लिए निकास नाली भी होनी चाहिए। यह भी बात आपको याद रखनी है। ठीक। तीसरा है भंडारण का स्थान। भंडारण का स्थान क्या है? इसका मतलब है कोई भी आपकी खाद्यान्न है, कोई भी दाल है, सब्जी है, पकाने वाली आपकी कोई भी कच्ची सामग्री है, तो इनको रखने के लिए भंडारण स्थान का उपयोग करना है। रसोई में जो सामग्री है उसको भैया सुरक्षित रखना है, यानी यहां फल भी रख सकते हैं आप बच्चों के लिए, पकाने के लिए काम आने वाले बर्तन हैं उनको भी रखना है, सामान को खानों में रखा है प्यारे विद्यार्थियों, यानी पर्याप्त खाने होने चाहिए ताकि सामान खराब नहीं हो। और यदि संभव हो जाए तो अलमारी ले आए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अलमारी में आप भैया यहां पर आप सामग्री यानी भंडारण स्थान को रखें और खाना पकाने के स्थान को ठीक ऊपर प्यारे विद्यार्थियों दीवारों में खाना बनाएं। जैसे घर में होता है ना, नीचे आपने गैस रख दी है और उसके ऊपर मिर्च मसाले सब सजा के रख दिए हैं, हमारे घर की किचन ऐसे ही तो होती है सामान्यतः। तो ऐसा यदि इसी तरह से आप प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में भंडारण का स्थान रखें तो प्यारे विद्यार्थियों सर्वोत्तम होगा। ये हो गया रसोई घर। अब थर्ड नंबर पर मैं चर्चा कर लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों रसोई घर के बाद कि शौचालय किस तरह से होना चाहिए, इसकी भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। शौचालय थर्ड, शौचालय। शौचालय किस तरह से होना चाहिए बेटा? शौचालय की यदि मैं बात कर लेता हूं तो शौचालय सुविधाओं की बच्चे और जो वयस्क के सभी लोगों को समान रूप से आवश्यकता होती है। यानी आपके जो मान के चलिए प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में बच्चे थोड़ी है, वहां तो आपकी भी तो ड्यूटी लगेगी, आप भी तो वहां टीचर बनने वाले हैं। तो क्या आप शौच में नहीं जाओगे? क्या जल्दी से बताओ, क्या आप वॉशरूम नहीं जाओगे? तो इन सुविधाओं का उपयोग तो आप भी करोगे। तो सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी है। लेकिन आपको याद रखना है कि इन सुविधाओं की प्राय हम क्या कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, छोटे बच्चों के लिए इनकी उपेक्षा कर देते हैं कि कोई जरूरी नहीं है, छोटे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्कूल के पास में, स्कूल के पीछे की तरफ शौच करके आ जाएं, स्कूल के पीछे की तरफ वॉशरूम करके आ जाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, यह देखने में आया है कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में या विद्यालयों में बालिकाओं को इसलिए नहीं भेजा जाता क्योंकि वहां बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है। इसलिए यह गलती नहीं करनी है, शौचालयों का निर्माण करना है लेकिन बालक व बालिकाओं के लिए, बालक व बालिकाओं के लिए एक तो अलग अलग शौचालय होना चाहिए। अलग अलग क्या होना चाहिए? शौचालय होना चाहिए। प्राय हम देखते हैं गांव में आपके कोई स्कूल है तो जाके देख लेना, एक ही शौचालय का प्रयोग कर लेते हैं, उसी में बच्चे जाते हैं, उसी में बच्चियां जाती हैं। मान लेते हैं हम कि छोटे बच्चे बच्चियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र है, उसके अधिक से अधिक निकट स्थिति में प्यारे विद्यार्थियों हमें महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय बनाने हैं। और इतना ही नहीं, अब बना तो दिए हैं लेकिन उनका जो जल है, उनका जो मल है, उसके निकास के लिए प्यारे विद्यार्थियों अच्छे ढंग से हमें नालियां भी बननी चाहिए। तो मल के निकास के लिए, मल मूत्र के निकास हेतु पर्याप्त नालियां या पर्याप्त व्यवस्था हो, और नालियां भी कैसी हो? ढकी हुई होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों, यानी आपके जो शौचालय सुविधाएं हैं इन स्थलों पर प्यारे विद्यार्थियों भारतीय ढंग की बैठने वाली व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है छोटे छोटे बच्चे हैं उनके घरों में तो भैया जो लेट बात लगी हुई है, जो सीट लगी हुई है, वो कैसी लगी हुई है? आपके नॉर्मल सीट लगी हुई है, बैठ करके उन्हें शौच जाना होता है। लेकिन हम स्कूल वाले हैं, हमने प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में क्या लगा दिया भैया? वेस्टर्न सीट लगा दी है। याद रखना, अंग्रेजी सीट लगा दी है, और वो भी कैसी? बटन वाले, कि उस पर स्विच दबाया तब पानी आ जाएगा, इधर का स्विच दबाया तब 3 लीटर आएगा, 1 से 7 लीटर आएगा, और एक नॉर्मल है उससे लाइट जल जाएगी। नहीं मेरे भाई, बच्चे उनका यूज करना ही नहीं जानते। तो आपको क्या करना है? आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो बच्चे हैं उनकी जो निकट बालकों की जो प्यारे विद्यार्थियों सुविधाएं उनको घर में मिल रही हैं, ऐसी ही सुविधाएं आपको कहां देनी है? शौचालय में आपको देनी होती है। याद रखना, भारतीय ढंग से जो आराम से वो क्या कर सकते हैं? अपने मलमूत्र का त्याग कर सकते हैं।
हाथ धोने के लिए ऐसा नहीं है वॉश बेसिन प्यारे विद्यार्थियों इतना ऊपर लगा दिया कि एक बच्चा है, उस बच्चे का हाथ धोने के लिए उसको अपने सर से ऊपर ही हाथ करने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों के हाथ खराब हो जाएंगे और गंदगियां उनके हाथों पर रहेगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों यानी जो पात्र है, जो वॉश बेसिन पात्र है, वो अधिक ऊंचाई पर नहीं लगाना है, छोटे बच्चों के हाथ आसानी से पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना है, वॉश बेसिन लगाना है। यह बात भी आपको याद रखना है। इतना ही नहीं, ये भी आपको जरूरी होना चाहिए। अब इतनी बातों को मैं लिखवाऊं कि ये तो घर की बातें हैं, आराम से लिख दीजिए कि एक प्रारंभिक बाल देख रेख शिक्षा केंद्र में आप जब प्यारे विद्यार्थियों बच्चों के जो शौचालय है उसके आगे मग रखें, उसके आगे साबुन रखें, उसके आगे तौलिए भी रख दें ताकि बच्चे हाथ पोंछ ले। कोई विकलांग बच्चा है तो विशेष प्रबंधन कर दो, अलग से उसकी एक सीट बना दो कि विकलांग या विशेष बच्चों के लिए अलग से हमारा वॉशरूम होगा। तो इन बातों को बताने की जरूरत थोड़ी है, ये तो खुद आप समझदार हैं प्यारे विद्यार्थियों। आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, आराम से आप एक एक चीज आराम से लिखेंगे और लिखने के बाद सारी बातों पर आप विचार करेंगे, एक एक बात आपको समझ में यहां पर आ ही जाएगी। मान के चल लीजिए भंडार घर कैसा होना चाहिए, एक बार देख लीजिए 4th नंबर पर भंडार घर कैसा होना चाहिए। प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में जो भंडार घर है वो किस तरह का होना चाहिए, एक बार मुझे ये बता दीजिए, जल्दी से बताओ। यदि पर्याप्त स्थान है तो प्यारे विद्यार्थियों आप उपकरण है, कोई कच्चे माल है, कोई भी ईंधन है, इसके लिए आपको रखने के लिए भंडार घर की तो जरूरत होनी ही चाहिए। क्यों? भंडार घर में अनुरक्षण होता है। क्या होता है? अनुरक्षण। अनुरक्षण बोलते हैं बेटा रख रखाव, रख रखाव होता है। क्या होता है? रख रखाव। यानी जिस तरह से अच्छे घरों में सावधानी और नियमित अनुरक्षण यानी रख रखाव होता है लगातार, तो प्यारे विद्यार्थियों इसी तरह से प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र को एक अच्छी हालत में रखने की जिम्मेदारी हमारी होगी। उसकी सहज व्यवस्था के लिए जरूरी होगा कि उसकी उचित और लगातार देखभाल होती रहे। इसके लिए आवश्यक होगा कि भीतरी सफाई प्रतिदिन की जाए। यानी प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र को घर की तरह रोज आपको साफ करवाना है। आपको प्यारे विद्यार्थियों फर्नीचर का उपयोग करना है, वहां ताकों को हमेशा रोज ही प्यारे विद्यार्थियों आपको झाड़ा पोंछा करना है, याद रखना। इतना ही नहीं, शिक्षण सामग्री को भी साफ कर लेना है। किताबों पर, फर्श पर मिट्टी जमी पड़ी है, 4-4 अंगुल वहां मिट्टी आपकी छा गई है, धूल छा गई है। ऐसी स्थिति में प्यारे विद्यार्थियों एक बच्चों का आदर्श प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र हम खोलने की उम्मीद कर रहे हैं, वो संभव नहीं होगा। फर्श और शौचालयों की आप फिनाइल से सफाई कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, रोज वहां सफाई होनी चाहिए। कूड़े करकट को इकट्ठा करके बंद डिब्बे में उनको डाल देना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर मक्खियां नहीं हो। यानी सभी दरवाजे और खिड़कियों पर पतले तार वाली जाली लगा देनी चाहिए ताकि कमरों में मक्खियां नहीं आए, कमरों में मच्छर नहीं आए। इन जाली और दरवाजों और जो भी दीवार है इन पर समय समय पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें, तब प्यारे विद्यार्थियों एक अनुरक्षण हो पाएगा हमारे भंडार घर का। और नियमित अंतराल से प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र की टूट फूट की मरम्मत और रंग रोगन करवाते रहें। ऐसी स्थिति में प्यारे विद्यार्थियों हमारा जो प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र होगा वो सब कुछ प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या होगा, मैच कर जाएगा। एक आदर्श प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र हम बना सकेंगे। ठीक, इतनी बातें किस किस को समझ में आ गई हैं, जल्दी से बताओ। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा एक बार हम देख लेते हैं, आगे की क्लास कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों एक बार खुशखबरी आपको दे देता हूं। खुशखबरी क्या होगी? प्रत्येक विद्यार्थी जो चाहता है कि गुरुजी हम ACCE करना चाहते हैं, तब प्यारे विद्यार्थियों 7014495956 पर मुझे कॉल कर लो। चाहे वीडियो आज देख रहे हो, चाहे 10 दिन बाद देख रहे हैं, चाहे 2 महीना, चाहे 2 साल बाद, कॉल करने में तुम्हारा जा क्या रहा है, एक बार कॉल कर लो। आपको जो उचित राय है वो देंगे कि आपको गवर्नमेंट बोर्ड से ही करनी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करनी है, प्राइवेट के चक्कर में नहीं पड़ना, फॉर्म चल रहे हैं क्या, कहां से करें, नियर बाई सीट कहां है, संपूर्ण ECC से संबंधित जो जानकारी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो आपका डिप्लोमा है, प्यारे विद्यार्थियों से संबंधित प्रत्येक समस्या के लिए आप यहां करें। और जिन विद्यार्थियों ने कर लिया है, जो आगामी भर्ती बाल वाटिका भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, तो गुरुजी कोर्स कहां से लें, उसके लिए भी 7014495956 से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी ECC हमने कर लिया है, अब हमें इसके नोट्स चाहिए ताकि हम आराम से पढ़ के पास हो जाएं, तब प्यारे विद्यार्थियों उसी के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं कि 7014495956 पर आप हमें संपर्क करेंगे तो प्रत्येक समस्या का समाधान आपका हो जाएगा और एक सुनहरा मौका आपको मिल जाएगा। यानी भीतरी स्थान प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के भीतर के स्थान का प्रबंधन के लिए क्रियाकलाप चित्र आज हमने देख लिया किस तरह से बनाना है।
प्यारे विद्यार्थियों, भीतरी स्थान को रोचक किस तरह से बनाना है, इसके साथ में हमने देखा रसोई घर है वो कैसा होना चाहिए, शौचालय कैसा होना चाहिए, भंडार घर कैसा होना चाहिए, इन सब की आज हमने चर्चा कर ली। आगे की इस चैप्टर की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस प्यारे विद्यार्थियों, इसी से संबंधित आपका प्रत्येक विद्यार्थी का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, आपके मन में कोई चिंता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ऐसी आशा उम्मीद के साथ प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक बात समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7014495956 पर। और याद रखना, क्लास अच्छी लगी है तो सब तक वीडियो के लिंक को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।